बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हमने एंटी मलेरिया ड्रग का इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक जो है ना जानकारी हासिल की थी, यानी बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो है ना हमने उसका लाइफ साइकिल पैरासाइट का डिटेल के साथ डिस्कस किया था। और एंड पे हमने क्या किया कि उसकी क्लासिफिकेशन की स्लाइड भी जो है ना शेयर कर दी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर पहले देखें, क्योंकि लाइफ साइकिल वाला लेक्चर जब तक आप कंप्लीट नहीं सुनेंगे उस वक्त तक जो है ना आप लोगों को नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस हैं यानी इनके मैकेनिज्म आप पढ़ने जा रहे होंगे तो वो आप लोगों को समझने मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको हर स्टेज पे समझ आती जाएगी कौन सी ड्रग का किस स्टेज के ऊपर जाके अपना इफेक्ट शो करनी है। तो इसलिए पहले आप पहले वाला लेक्चर देखेंगे और उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो आज हमने जो कल क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे पढ़ी थी। आज हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के हवाले से भी जो है ना हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की क्लासिफिकेशन हम उसकी एफिकेसी की बेस पे हम देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एंटी मलेरिया ड्रग की। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन जो कि हाई एफिकेसी ड्रग है और दूसरी है लो एफिकेसी ड्रग, यानी जिसकी एफिकेसी ज़्यादा है वो वाली ड्रग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। और जो जिस लो वाली है वो वाली देख रहे हैं। तो हाई एफिकेसी से क्या मुराद है? एफिकेसी क्या होती है कि किसी भी ड्रग को जब हम किसी पेशेंट के लिए इस्तेमाल करवा रहे होते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कितना आ रहा है उस बेस पे, यानी जो रिस्पॉन्स हम मेजर कर रहे होते हैं हम उस ड्रग की एफिकेसी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम उसी बेस पे देख रहे हैं कि कौन सी ड्रग कितना रिस्पॉन्स शो कर रही है। ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करने वाली को हम हाई एफिकेसी की क्लास के अंदर देख रहे हैं और जो लो रिस्पॉन्स शो करेगी यानी पहले से दूसरी की निस्बत कम होगा तो उसको हम लो एफिकेसी ड्रग बोलेंगे। तो इसके अंदर हाई के अंदर हमारे पास है आर्टिमिसिन है, क्लोरोक्विन है, अमोडियाक्विन है और क्विनीन है, मेफ्लोक्विनीन है, हेलाफेंट्रीन है और हेलोफेंट्रीन है और लेमिफेनेट्रीन है और एटोवाक्विनीन है। ये वो वाली क्लास की ड्रग है जो कि हाई एफिकेसी जो है ना इनकी होती है। अब इन ड्रग को हम या तो सिंगल इस्तेमाल कर रहे होंगे या इसको जो है ना कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि इसका इफेक्ट हमें मिल सके। उसके बाद है लो एफिकेसी ड्रग के बारे में अगर बात कर लें तो इसके हमारे पास लो एफिकेसी वाली ड्रग इसको हम ज़्यादातर जो है इस बेस पे, क्योंकि एफिकेसी कम होने की वजह से इसको हम कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर है प्रोगोवानिल है और पेरीमेथामीन है, सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है और क्लिंडामाइसिन, यानी ये एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर हम इसको देख रहे होते हैं क्योंकि ये जो है ना हमारे पास लो एफिकेसी ड्रग है। उसके बाद हमारे पास ये नोट में लिखा हुआ है कि फास्टर यानी जो पहले वाली हाई एफिकेसी ड्रग है वो ज़्यादातर जो है ना एक्टिंग ड्रग आर प्रेफर इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अंदर है, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं यानी उसके अंदर इसको प्रेफर कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि ज़्यादातर जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का केस होता है उसके अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये क्या करता है कि इस जब हम हाई एफिकेसी ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये जो डेथ का प्रोसीजर है या डेथ का प्रोसेस होना होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, यानी 1-2 दिन 1 हफ्ता जो है ना ये डिले हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको जो है ना प्रेफर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास चांदे के इसके यूजेस हैं, हम उसको देख लेते हैं। इसके अंदर हम आगे जो है ना स्लाइड के अंदर हमारे पास ये क्लोरोक्विन के बारे में आज डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लोरोक्विन का आगे आगे जो है ना लेक्चर मतलब अभी आगे टॉपिक देखिए। उससे पहले जो है ना हम क्लोरोक्विन के पहले यूजेस और एडवर्साइज देख रहे हैं क्योंकि आगे आपको उसकी जो डिटेल से आपको बताया जाएगा वो उसका मैकेनिज्म बताया जा रहा होगा। तो पहले आपको यूज एक दो यूज से आपको पता है कि एंटी मलेरिया ड्रग है ही सही क्लोरोक्विन, ठीक है। ये जो है ना हमने यूजेस इस्तेमाल यहाँ पे कर लिए इसलिए कि आगे जो हम उसका डिटेल के साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखने जा रहे होंगे तो इसलिए पहले उसके हम यूजेस देख रहे हैं। एक तो क्लोरोक्विन का सबसे पहला यूज आपको पता है एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके अलावा भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो है एंटोअमेबा हिस्टोलाइटिका। ये इंजेक्शन मतलब
इन्फेक्शन है प्रोटोजोआ का, इसी गार्डिया लैमिला है, इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी होता है। तो इसलिए हम इसको एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कभी कभार ऐसे भी देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर हम लोकल एनेस्थेटिक या लोकल एरिया के अंदर हम एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना, तो तब भी हम क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। उसके बाद इसकी फार्मेकोकाइनेटिक की अगर बात कर लें तो इसकी जो ना ओरल रूट के जरिए से जब हम इसको दे रहे होते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन वेरी गुड होती है, यानी एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो रही होती है। इसलिए हम इसको ओरल रूट के जरिए से ही ज़्यादातर इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि इसकी ज़्यादातर इकैमुलेशन यानी ये ज़्यादातर स्टोरेज डिपॉजिट हो जाए कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। इसी वजह से देख अक्सर जो है ना हमें जो पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा है तो ओकुलर टॉक्सिसिटी, क्योंकि रेटिना के ऊपर इसकी इस ड्रग की इकैमुलेशन यानी इसकी स्टोरेज हो जाती है। और ये जहाँ तक जो है ना इसके 2-3 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट हमने फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में देखे हैं। अब इसके जो है ना एडवर्स इफेक्ट को अगर देख लें तो एडवर्स इफेक्ट में क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, ये तो है, एनोरेक्सिया है, इचिंग वगैरह हो रही होती है, और एपिगैस्ट्रिक पेन वगैरह का इस्तेमाल हो रहा होता है, और हेडेक होती है। तो ये तो जो है ना इसके ब्रेन में यानी काम से एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट इस थेरापी को यानी क्लोरोक्वीन को ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करवाया है, 1 से 2 वीक के लिए या इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करवा रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, प्रोलॉन्ग यूज के बाद क्या होगा कि लॉस ऑफ हेयरिंग, इसके दौरान जो है ना हेयरिंग प्रोसेस यानी सुनाई देना कम हो जाता है। उसके बाद फोटो एलर्जी यानी ये फोटो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे भी यानी सनलाइट के अंदर जाएंगे तो ये जो है ना एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होना शुरू है। मेंटल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी, ये मेंटल डिसऑर्डर के रिलेटेड होगा। और उसके बाद एक इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको हम प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके बाद ये प्रिकॉशन दिया हुआ है कि जब लीवर फेलियर या रेटिना डैमेज के हवाले से अगर कोई पेशेंट है, कोई पीपल आ गया, तो हम उसके अंदर ये जो है ना क्लोरोक्वीन की ड्रग को हम रिकमेंड नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमने पीछे इसके बारे में पढ़ लिया है कि रेटिना के अंदर इसकी इकैमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, या लीवर डैमेज अगर है पहले से मौजूद लीवर के पेशेंट है तो उसके अंदर भी ये जो है ना इसकी एडवर्स इफेक्ट या इसकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम किसी भी पेशेंट को इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रिकमेंड नहीं कर रहे होंगे। तो आगे हम इसका अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो आगे जो है ना हमने क्लासिफिकेशन के बाद जो है ना इसकी क्लोरोक्वीन के बारे में स्टार्ट किया हुआ, यानी इसकी यूज हमने पढ़ लिए थे और उसके एडवर्स वगैरह। यहाँ पे हम जो इसका मेन जो हमारा पॉइंट होगा डिटेल मैकेनिज्म है, लेकिन उससे पहले थोड़े से इसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी क्लास के हवाले से अगर देखा जाए तो ये 4 अमाइनो क्विनोलोन के अंदर जो है ना क्विनोलिन के अंदर इसको इस ड्रग को हम देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने जब केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे जो क्लासिफिकेशन देखी है तो उसके अंदर हम सबसे पहली क्लास अगर देख रहे हैं तो वो है 4 अमाइनो क्विनोलिन है। इसके अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोरोक्विनिन है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया 1935 के अंदर, इसको पहली दफ़ा जो है ना डिस्कवर किया गया था, और उसके बाद जो है ना इसको एंटी मलेरिया ड्रग के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाना स्टार्ट किया गया। उसके बाद क्या कि ये जो ना ज़्यादातर रैपिडली एक्टिंग एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर, जब हम उसका लाइफ साइकिल देख रहे थे तो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज हमने देखा था, तो उसके अंदर जो है ना ये ज़्यादातर हमने जो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है, 4 स्पीशीज के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो है ना एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के ऊपर जाके इफेक्ट करना होता है। लेकिन उसने ये बोला कि एक ऐसा केस है जिसके अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करते, वो है क्लोरोक्विनिन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, यानी इस कंडीशन के अंदर क्लोरोक्विन को हम इस्तेमाल नहीं करवा सकते। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम के तमाम स्पीशीज के अंदर जो मलेरिया काज कर रहे हैं, जो 4 स्पीशीज हमने पढ़ी हैं जो मलेरिया काज कर रही हैं, तो उसके अंदर हम इसको क्लोरोक्विन को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो उसके बाद इसने लिखा हुआ है कि नो इफेक्ट ऑन फर्स्ट एंड सेकंड हेपेटिक स्टेज। हमने एक प्री
एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पढ़ा, एक प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पढ़ा और एक हेपेटिक स्टेज पढ़ा था। तो इस दौरान क्या होता है, जब पहली दफ़ा प्लाज्मोडियम किसी भी मॉस्किटो के ज़रिए से हमारे ब्लड के अंदर इंटर होता है, तो उसके बाद वो हेपेटिक यानी लिवर के अंदर चला जाता है, वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अब पहली स्टेज तो ये होगी कि उसके अंदर चला गया, अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद उसने आरबीसी के ऊपर पहुंचना होता है। लेकिन हमने क्या देखा कि एक स्टेज तो ये है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आरबीसी तक पहुंच गया, उसके बाद उसको डैमेज किया, और दूसरी स्टेज ये थी कि हमने ये देखा कि उसके अंदर जाके लीवर के अंदर जाके क्या है कि ये डोर्मेंट स्टेज की तरफ चला जाता है, ताकि उसको फेवरेबल कंडीशन मिले और दोबारा उसका रिलैप्स के तौर पे यानी बार बार इसके एपिसोड के तौर पे वो प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला पहला और दूसरा स्टेप हमने जो देखा जो लीवर के अंदर हो रहा था, तो ये उस स्टेज के ऊपर क्या होगा कि इसका कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा। इसका बेसिकली जो इफेक्ट हम देखने जा रहे हैं वो एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर है। ये वाला यहाँ पे जो हमने एरिथ्रोसाइट स्टेज है, ये हेपेटिक स्टेज हमने डिस्कस किया कि लीवर के अंदर एक स्टेज में हमने देखा कि मल्टीप्लाई यानी इंटर होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ कि ब्रेस्ट आगे जो है ना आरबीसी तक पहुंच गया, और एक स्टेज ये देखी थी कि उसके जाके वो डोर्मेंट स्टेज में यानी वहां पे स्टोर होके बैठ गया। जब जैसे ही उसको प्लाज्मोडियम को एक फेवरेबल कंडीशन मिलती और उसके बाद वो जो है ना दोबारा स्टार्ट हो जाता, यानी मलेरिया की साइनस सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते, तो यानी रिलैप्स कर देता। तो वहां पे हमने ये देखा कि हेपेटिक के ऊपर इसके हेपेटिक वाले दोनों स्टेज के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो है पैरासाइट प्लाज्मोडियम को इंटर करता है। ये आपको पीछे लाइफ साइकिल को दोबारा आप देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। तो पैरासाइट जब प्लाज्मोडियम को इंटर करवाता है ब्लड के अंदर, उसके बाद जब ब्लड के अंदर इंटर होने के बाद क्या होता है कि वो लीवर के अंदर चला जाता है। लीवर में मल्टीप्लाई होने के बाद ये ब्लड में अब ब्लड तक आ गया है। अब ब्लड के अंदर जो आरबीसी के सेल है उसके अंदर इसने इंटर हो जाना है। यहाँ पे ये जो है सबसे ऊपर वाला ये आरबीसी को शो किया गया, ये नीचे वाला जो है ना ये पैरासाइट है यानी पैरासाइट फूड वैक्यूल है। तो अब इसने क्या करना है कि जो हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है ना, इसने क्या करना है इसकी ब्रेक डाउन करवानी है। जब इसकी ब्रेक डाउन होगी यानी प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, तो इस दौरान क्या होगा कि ये अमाइनो एसिड और हीम ग्रुप के अंदर जो है ना हीम पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हीम पार्ट जो है ना फर्दर कन्वर्ट होता है हीमेटिन के अंदर। ये एक टॉक्सिक केमिकल है। अब अगर ये टॉक्सिक केमिकल इसी तरीके से इसी फॉर्म में रहेगा तो ये जो है ना पैरासाइट के लिए खतरनाक है। तो इसलिए पैरासाइट क्या करता है, इस हीमेटिन को कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन के अंदर, ताकि इसके लिए जो खतरा यानी जो टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस करता था पैरासाइट को, फिर ये उसके लिए ये नॉन टॉक्सिक हो जाता है। तो पैरासाइट क्या करता है, इसको हीमेटिन को कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन के अंदर। तो हम जो क्लोरोक्विन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस स्टेज के ऊपर यहाँ के ऊपर इसको इसकी कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है, यानी इसको टॉक्सिक केमिकल को नॉन टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता। तो जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो ये है टॉक्सिक, तो इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा जो कि पैरासाइट के लिए खतरनाक है। तो इसी तरीके से जब इसका हीमेटिन का लेवल बढ़ेगा तो ये पैरासाइट को आहिस्ता आहिस्ता किल करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है ना मुकम्मल तौर पे किल हो जाता है। तो ये था जो है ना बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के किस तरीके से क्लोरोक्विन जाके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या अपनी एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम क्लोरोक्विन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस करता है। वो इस तरीके से प्रोड्यूस करता है कि जब ये आरबीसी के अंदर जैसे पैरासाइट के अंदर इंटर होती है ये वाली ड्रग, तो ये एक स्पेसिफिक पंप के जरिए से इसको दोबारा पुश आउट कर देता है, यानी अपने सेल से इसको बाहर की तरफ जो है ना धकेल देता है, यानी पुश आउट कर देता है, जिसकी वजह से क्लोरोक्विन की ड्रग जो है ना पैरासाइट के अंदर के सेल तक नहीं पहुंच पाती और बाहर रिवर्ट हो जाती है। तो इसलिए इसकी एंटी मलेरिया जो एक्टिविटी है दायरे में शो नहीं होगी जब तक उसके सेल के अंदर नहीं इंटर होगी। तो ये इसी वजह से जो है ना जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की स्पीशीज है इसके अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। तो यहाँ तक जो है ना हमने आज पहली क्लास यानी क्लोरोक्विन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, यानी उसके
मैकेनिज्म को डिटेल से पढ़ा, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस वगैरह सारे देख लिए। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे बाकी जो क्लासेज हैं इंपॉर्टेंट ड्रग जो है ना हम जरूर मेंशन करेंगे। बाकी अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि आने वाला लेक्चर हम इससे बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफिज़।